हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आपसे पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। आज का टॉपिक यही है कि आपका हाइड्रो पावर प्लांट में जो उपकरण लगे हुए हैं उन पार्ट्स की बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको लेक्चर नंबर 12 या 13 जो था आपका, उसमें हमने आपको यहाँ तक सर्ज टैंक तक अर्थात कैचमेंट एरिया, रिजर्वायर, डैम, पेन स्टोक, वाटर हैमरिंग क्या होता है, सर्ज टैंक, इन सभी के बारे में आपको डिफिनीसन और इसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें आपको मेंशन की है। ओके, आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। इससे पहले हाइड्रो से पहले मैंने थर्मल और न्यूक्लियर को डिटेल में सारी चीज़ों को मेंशन किया है। अब तक ये आपके जो 13 वीडियो कंप्लीट किए गए हैं, इनमें मैंने आपको सभी जो आपके प्लांट हैं, इनको पावर प्लांट को मैंने कंप्लीट किया है। अब आइए समझते हैं, यहाँ पर कैचमेंट एरिया से लेकर सर्ज टैंक तक हमने कंप्लीट किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये जितने के नीचे के टॉपिक दिख रहे हैं इनको डिस्कस करेंगे, साथ में जो यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज है इनको भी देखेंगे। तो आइए यहाँ पर डिटेल में इनको चीज़ों को समझते हैं। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखेगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे यहाँ पर जो पावर प्लांट में आपको दिक्कत होती है वो बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको लेआउट और आपको टेलीग्राम पर मैंने लेआउट को भेज दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने उसको देखा है, डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए और कॉपी में उसको बना लीजिए। ठीक है, अगर आपने बनाते हैं तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट इंस्टा पे भेज रहे हैं, उस पिक को आप भी भेज सकते हैं। इंस्टा का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें मैसेज में पिक को जरूर भेजिएगा। मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट कॉपी को बना रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हमने कॉपी को बनाया है। अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्टडी में आपको आगे काम देगा। आइए बात करते हैं। पहला 6 नंबर पे जो हमारा था वो 4 बे था। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर समझिएगा, 4 बे की हम बात करें तो पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद चीज़ों को मेंशन कर देते हैं, आपको बता देते हैं। 4 बे करता क्या है? 4 बे आपका लो, मतलब जब आपका लोड आपका कम होता है, जो आपकी टरबाइन है लो मतलब कह सकते हैं लो प्रेशर पर, लो प्रेशर नहीं, लो लोड पर और हाई लोड, ये जो दो लोड है इस पर डिपेंड करता है आपका 4 बे। मतलब अगर टरबाइन पर आपके लो लोड होगा तो पानी की कम आवश्यकता होगी, अर्थात वाटर की कम आवश्यकता होगी। जब वाटर की कम आवश्यकता होगी तो जो वाटर एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा? वो 4 बे में जाता है। अर्थात आप ऐसा लिखेंगे, इसका फंक्शन ये करता क्या है, इसका फंक्शन लो लोड पर एक्स्ट्रा वाटर या लो लोड पर वाटर को स्टोर करके रखता है, तथा एक मिनट दोस्तों, तथा लो लोड पर वाटर को स्टोर करता है। क्यों करता, अभी मैं मेंशन करता हूँ, कैसे दिखता है ये भी मैं बताऊंगा। तो करके रखता है, तथा हाई लोड पर वाटर को क्या करता है? सप्लाई करता है, या कह सकते हैं वाटर को स्टोर जो करके रखा हुआ उसको दे देता है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं हाई लोड पर वाटर को सप्लाई कर देता है, सप्लाई करता है। कहने का मतलब सप्लाई किसको करता है? आपकी जो हाइड्रो टरबाइन है उसको भेजता है। समझिए, थोड़ा डिफिनीशन अपने से समझ के इसको लिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 बे है दोस्तों, इसका फंक्शन लो लोड पर। लो लोड कहाँ पर? टरबाइन की बात कर रहे हैं। जब आपको मतलब जो लोड है जब कम खपत होगी, मतलब कम जब ज़रूरत है तो खपत भी कम होगी, तो जो एक्स्ट्रा, जैसे कि आपको मैं फिगर बताता हूँ कि यहाँ पर पहले लो लोड पर वाटर को स्टोर रखता है और हाई लोड पर वाटर को सप्लाई कर देता है। सप्लाई करता है किसको? जो आपकी हाइड्रो टरबाइन है। देखिए फिगर को अगर हम समझें तो इस प्रकार से आपका होगा, ऐसे ध्यान से देखिए, ये आपका है। ओके, और यहाँ पर आप ऐसे देखिए, एक मिनट, ये आपका गया, ठीक है, और यहाँ से आपका ये आपका रास्ता कहाँ चला जाता है दोस्त? ये पेन स्टोक है। ओके, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से वाटर जा रहा है आगे, ये जो एरिया है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं 4 बे।
4B क्या कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया। और इधर आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर जो ये पास में क्या लगा हुआ है, यहीं पर आपका डैम बना हुआ है। यहीं पर आपका क्या बना हुआ है, ये आपका डैम है। ओके, ये डैम है आपका, ये आपका डैम बना हुआ है। ओके, ये आपका डैम बना हुआ है, यहाँ पर स्पिलवे है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये स्पिलवे है। तो ये आपका स्पिलवे है, ये चीज़ आपको अभी लिखाता हूँ दोस्त, स्पिलवे। बात यहाँ पर 4B जो का पॉइंट है, इसको आपको समझना है। 4B का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जैसे कि यहाँ से वाटर जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये पेनस्टोक है। ये क्या है, ये आपका पेन स्टोक है। तो वाटर यहाँ से जो जा रहा है, यहाँ पर जब आपके लो लेट के, यहाँ पर आपकी क्या बनी हुई है, टरबाइन बनी हुई है। ठीक है, मैंने आपको लेआउट में बताया, उसको आप देखिए। यहाँ पर आपको 4B उसमें नहीं बनाया, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टरबाइन है, जब लो लोड की आवश्यकता होगी, अर्थात लोड कम होगा, तो पानी की कम आवश्यकता होगी। तो पानी की जब कम आवश्यकता होगी, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है, इसको क्या करता है, ये 4B अपने में स्टोर कर लेता है। और जैसे ही टेम्परेरी, मतलब स्थिर नहीं, मतलब एकदम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ये अपने में स्टोर रखता है। और जैसे ही लोड यहाँ पर बढ़ता है, फिर से ये जो वाटर है, इसमें से ये सप्लाई कर देता है, अर्थात इससे वाटर फिर से पेनस्टोक के माध्यम से टरबाइन में भेज देता है। तो 4B क्या कर रहा है, इसका फंक्शन यही है कि लो लोड की कंडीशन में ये वाटर को अपने में स्टोर करके टेम्परेरी कुछ समय के लिए रखता है। और जैसे ही लोड आपका बढ़ा, वैसे ही तुरंत ये वाटर को क्या करता है, फिर से सप्लाई कर देता है। ये आपका 4B का वर्क होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। अभी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्त, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, 4B की जो बेस्ट सबसे लोकेशन होती है, वो आपसे पूछा जाता है, या आपसे कोई पूछता है, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, हमने बताया ये डैम है। तो आप लिखेंगे कि 4B की सबसे बेस्ट लोकेशन क्या होती है। और पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया, याद होगा आपको, 4B की बेस्ट लोकेशन क्या होती है, डैम के पास होती है। डैम के पास होती है, समझिएगा। मतलब यहाँ पर आपका क्या है, ये 4B है और ये आपका डैम है। तो यहाँ पर आपका ये तो वाटर आपका भरा हुआ है। तो यहाँ पर ये समझाने की ज़रूरत है दोस्त, यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो 4B है, उसकी सबसे बेस्ट लोकेशन आपकी डैम के पास होती है। अगर आपसे हमने पिछले वीडियो में बताया था पेनस्टोक की सबसे बेस्ट लोकेशन, पेनस्टोक नहीं, सर्ज टैंक, जो सर्ज टैंक होता है ये यहाँ पर लगा होता है। सर्ज टैंक आपका यहाँ पर लगा होता है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका लगा होता है, यहाँ पर। और सर्ज टैंक जो है आपका, सब कुछ मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में डिटेल में, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। एक मिनट सही से लिख देते हैं। सर्ज टैंक जो आपका होता है, सर्ज टैंक जो आपका होता है, वो क्या करता है, जैसे ही पानी आपका यहाँ से आपका पेनस्टोक में, वाटर हैमरिंग की समस्या को दूर करता है। कौन, सर्ज टैंक। मैंने आपको डिटेल में वाटर हैमरिंग के बारे में पिछले वीडियो में बताया है कि यहाँ पर प्रेशर को, इस जो आपकी ये पेनस्टोक है, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हम सर्ज टैंक का यूज करते हैं। अर्थात इसमें जो आपका ये लोड के घटने और बढ़ने के कारण, इसमें लोड, अर्थात लोड के टरबाइन में लोड के बढ़ने और घटने के कारण पेनस्टोक में जो आपका प्रेशर घट रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसको प्रेशर को कांस्टेंट, अर्थात ना घटे ना बढ़े, एक कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए हम सर्ज टैंक का यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमने आपको बताया। 4B में हमने क्या बताया, ये जैसे ही कि यहाँ से वाटर आपका जा रहा है और फुल्ली आपका हो गया, लोड कम हुआ, वही काम ये भी कर रहा है, लेकिन इसकी लोकेशन जो होती है डैम के पास होती है। और सर्ज टैंक की लोकेशन टरबाइन के पास होती है। क्या, हाइड्रो टरबाइन। सर्ज टैंक की सबसे बेस्ट लोकेशन हाइड्रो टरबाइन के पास होती है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको लिखा के रखा है। ओके, और डैम के सबसे पास कौन होता है, 4B, इसकी बेस्ट लोकेशन है। ये भी वाटर को क्या करता है, स्टोर करता है। और आवश्यकता का मतलब कुछ समय बाद तुरंत जैसे ही लोड बढ़ा, ये वाटर को तुरंत सप्लाई कर देता है। ये आपका ओपन होता है, ये तो आप देख रहे हैं, ये क्लोज होता है, ठीक है। सर्ज टैंक आपका ओपन होता है। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है वाटर हैमरिंग की समस्या कौन दूर करता है, तो आप टिक करेंगे ऑलवेज, क्या, सर्ज टैंक इसकी समस्या को दूर करता है। क्योंकि पेनस्टोक में जो प्रेशर बढ़ रहा है वही खत्म करता है सर्ज टैंक। और बेस्ट लोकेशन हमने आपको बता दी, डैम के पास होती है, किसकी, 4B की। सर्ज टैंक की बेस्ट लोकेशन हाइड्रो टरबाइन। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने अब समझ लिया होगा। अब चलेंगे मैं आगे दोस्त, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, अब आगे चलता हूँ। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लिख रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं हटा देता हूँ तो आप थोड़ा
इसको पीछे भी करके लिख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं दोस्त, लाइव तो चल नहीं रहा है, आप पीछे करके देख सकते हैं, और वैसे लाइव में भी वीडियो आपको सेव हो जाती है, बाद में आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, तो इसको चीज़ों को समझिए, ओके, और आपको देखते रहना है। चलिए, जब कहीं पर नहीं समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक दो स्टूडेंट वहाँ पर कमेंट किए थे, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट पहले इसको समझिए। 4 वे है, फिर स्पिलवे। स्पिलवे अभी हमने जस्ट आपको बताया, स्पिलवे पिछले वीडियो में बताया था। देखिए आपका जल्दी से इसको समझिए, स्पिलवे क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक मिनट, ये आपका दोस्त डैम है। अभी आपने बताया ना, यहाँ पर ये क्या था, ये आपका, ये देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ था, ये इस प्रकार से था, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या था, ये पूरा आपका रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्वायर है। और यहाँ इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्पिलवे, इसी को क्या कहते हैं, स्पिलवे। और इस साइड को हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इस साइड को, अप स्ट्रीम। एक मिनट दोस्त, अप स्ट्रीम। और इस साइड को क्या बोलते हैं, इधर बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अच्छा, ऐसा क्यों, समझिएगा। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, स्पिलवे। पहले स्पिलवे समझिए, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और ये यहाँ से वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका पेनस्टॉक है, ठीक है। और पेनस्टॉक के बाद यहाँ से आपका इस प्रकार से ये टरबाइन में इंटर कर जाता है। यहाँ पर आपकी टरबाइन लगी हुई है, ठीक है। ये पेनस्टॉक से या रास्ते से जाता है, यहाँ पर आपका सर्ज टैंक लगा हुआ है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी हमने जस्ट बताया, ये जो आपका डैम लगा है, डैम के जस्ट ऊपर आप कुछ देख रहे हैं, ये एक होल होता है और कुछ नहीं, ये होल है, और इस होल से आपका वाटर निकलता है। वो कंडीशन क्या होती है, हमने आपको बताया था दोस्त, कि जो स्पिलवे होता है करता क्या है, कि जो डैम है, देखिए हर एक डैम की एक स्ट्रेंथ होती है। एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि इंडिया में क्या डैम की रेंज होती है, कितना होता है। तो मेरे दोस्त, सभी डैम की अलग अलग जो स्ट्रेंथ है उनकी रेंज के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। आप सुने होंगे बहुत बड़ा आपका डैम है, कुछ छोटे डैम है, तो सबके अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से हाइट। मेन डैम का मतलब क्या है, जितना पानी स्टोर रखेगा वो सबसे बड़ा डैम है, कहने का मतलब तो यही हुआ। तो वहाँ पर क्या है, मेन इंपॉर्टेंट डैम है। तो डैम यहाँ पर जो है, अगर आपने मान लीजिए डैम की हाइट आपने इतना फिक्स कर दिया, यहाँ से यहाँ फिक्स कर दिया कि वाटर के मतलब आपके डैम के स्ट्रेंथ के मुताबिक, ये क्या है, डैम है, डैम के स्ट्रेंथ के मुताबिक, इसकी ताकत के मुताबिक हमने फिट कर दिया कि इतने हाइट तक पानी को भरना है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो हमें एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता एक होल होता है। उस होल से जैसे ही ऊपर पानी होगा, तुरंत इस होल से बाहर हो जाएगा, और ये बाहर चला जाएगा किसी रिवर, मतलब नदी में। यहाँ पर साइड में ऐसा आप रास्ता रखेंगे कि रिवर या नदी में की जाए, चूँकि बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी पानी, तो किसी गांव सड़क की तरफ हम नहीं भेजेंगे, नहीं, अन्यथा वहाँ बाढ़ आ सकती है, ठीक है, या बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो कृषि प्रभावित होगी, ऐसा समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर क्या होगा कि ये वाटर यहाँ से आपका निकलेगा और रिवर की तरफ चला जाएगा। कब होगा कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा, ऐसी कंडीशन तब हो सकती है आपकी, या बहुत अधिक पानी आ जाए, या वर्षा, या फिर आपका कह सकते हैं वर्षा के कारण, या फिर बहुत कहीं से आपका पानी आ गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा आपके डैम में पानी स्टोर होने की वजह से ये आपका पानी इधर से निकल जाता है स्पिलवे से। तो स्पिलवे एक ऐसा होल है, एक ऐसा रास्ता है, जब आपके डैम में एक निश्चित ऊंचाई से अधिक पानी हो जाता है तो इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि डैम के स्ट्रेंथ के मुताबिक इतना रखा जाता है। अगर इससे अधिक आपका पानी यहाँ तक भरेगा तो डैम आपका ओवरफ्लो, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और डैम के स्ट्रेंथ के मुताबिक वो ज़्यादा पानी भर जाएगा। इससे डैम आपका टूट सकता है। आपने सुना होगा उत्तराखंड में या कहीं पर जहाँ जहाँ डैम है टूटने की संभावना रहती है। तो जैसे कि आपका अभी उत्तराखंड में टूटा था, तो डैम क्यों टूटा, वहाँ पर पानी मतलब बाढ़ आ गई या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, इस कारण से वहां पर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो डैम क्या, स्पिलवे कर क्या रहा है, स्पिलवे आप सिंपली लिखिए, इसके बारे में आप लिखेंगे दोस्त सिंपल सा, कि डैम में क्या होता है कि स्पिलवे जो है, डैम में एक होल होता है जिसे स्पिलवे कहते हैं, जिसे स्पिलवे कहते हैं। इसकी सहायता से
जल की अधिक मात्रा को, जल की अधिक मात्रा को बाहर निकाला जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? डैम में एक होल होता है स्पिलवे, जो आपके इसकी सहायता से क्या होता है, स्पिलवे होता है, इसकी सहायता से जल की अधिक मात्रा को बाहर निकाला जाता है। किसमें? जब डैम में आपकी एक निश्चित मात्रा से ऊपर हो जाता है तो जिसे हम बाहर निकाल देते हैं, जो कि नदी में भेज दिया जाता है। इस साइड में हमने कर दिया है। मतलब आपको यहाँ पर समझाना बस क्या था, ये चीज़ आप समझिए। इस चीज़ को बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने अपने भाषा में यहाँ पर आपको बताया कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको स्पिलवे समझ में आ गया होगा, कर क्या रहा है, बस समझ लीजिए और लिख तो आप अपने सकते हैं। हम बात करेंगे हेड रेस्ट की, ठीक है। इसको हटाऊं दोस्त, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। हेड रेस्ट आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए होता क्या है, यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए पहले सुनिएगा, हेड रेस्ट क्या है, ये जो आपकी टरबाइन है, हाँ, उसमें आपका नहीं बना हुआ है हेड रेस्ट अभी, इसलिए आप समझ लीजिए ये आपकी सबसे ऊपर जो डैम की हाइट है पूरी, ठीक है, ये डैम की पूरी हाइट है। इस हाइट से लेते हुए और यहाँ पर टरबाइन में जो आपका जो पेनस्टोक से पानी इंटर कर रहा है, ठीक है। एक मिनट में आपको क्लियर फिगर बनाता हूँ, हो सकता है आपको बहुत अच्छा ना दिख रहा हो दोस्त, ठीक है। एक मिनट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात, हेड रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सुनिएगा। हेड रेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, समझाना पड़ेगा। हेड रेस्ट की बात कर रहे हैं ना दोस्त, हाँ, इस पिल में मैंने लिखा दिया। हेड रेस्ट होता क्या है, ऐसे समझिए, ये आपका डैम है, फिगर समझ लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ये आपका डैम है, ये आपका क्या है, डैम है, ठीक है, ये आपका डैम है और ये डैम से आपका वाटर निकलता है, ठीक है, और ये डैम से जाता है आगे कहाँ पर, इसको देखते हैं। ये आपका स्पिलवे था, ठीक है, और इधर आपका क्या है, ये तो आपका रिजर्वायर है, ठीक है, ये क्या है, रिजर्वायर है। ये आपका क्या है, डैम है, और ये आपका आगे जो जा रहा है यहाँ पर जाता है, और इस प्रकार से जो जाता है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हमने इधर बना दिया। ये आपका जो जाता है दोस्त, ये कहाँ पर जा रहा है, ये आपका है पेनस्टोक, ठीक है, और ये आपकी टरबाइन है, ठीक है, ये क्या है आपकी, ये आपकी टरबाइन है। अभी इस टरबाइन में जब ये वाटर इंटर कर रहा है और यहाँ पर आपका लगा हुआ है क्या, ये टरबाइन की यहाँ पर लगी हुई है, ये टरबाइन में ये वाटर इंटर करता है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब यहाँ पर हमें समझाना है हेड रेस्ट, तो डैम की सबसे जो ऊपर की हाइट है और इस जो टरबाइन में जहाँ पानी इंटर कर रहा है, पानी इंटर कहाँ से कर रहा है, पेनस्टोक, तो कह सकते हैं कि आपके डैम की सबसे ऊपर से ऊंचाई से लेकर आपके टरबाइन के ऊंचाई के बीच को, इसके दोनों के बीच के रेंज को ही हम कहते हैं हेड रेस। क्या कहते हैं दोस्त, हेड रेस कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? डैम की सबसे ऊंची मतलब डैम की ऊंचाई से, डैम की ऊपर की ऊंचाई से टरबाइन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, हेड रेस कहते हैं। तो हेड रेस के बारे में आप लिख सकते हैं ऐसे, आप हेड रेस के बारे में लिख सकते हैं, हेड रेस के बारे में लिख सकते हैं, डैम तथा हाइड्रो टरबाइन के बीच की रेंज क्या कहलाती है, हेड रेस कहलाती है, हेड रेस कहलाती है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ये आपका हेड रेस हुआ, और आपने सुना होगा, अपने आपको बताया भी था, ये जो आपका होता है, ये नीचे जो आपका वाटर जहाँ से निकलता है, यहाँ से आपका वाटर निकलता है, ये तो आपका क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब लगा होता है, और जो रास्ते से आपका जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे टेल रेस कहते हैं। तो आपकी जो टेल रेस किसे कहते हैं, ये आपकी जो टरबाइन है, ये आपकी जो आपकी यहाँ तक तो आपका ये हो गया, ठीक है, हेड रेस। लेकिन इसके बाद की जो नीचे की हाइट होती है, इसके बाद की जो यहाँ तक हाइट होती है, यहाँ तक की जो हाइट है, उसे ही हम कहते हैं टेल रेस। क्या कहते हैं, टेल रेस कहते हैं।
यहाँ टरबाइन। तो कहने का मतलब आप ये समझिए कि डैम से टरबाइन के बीच की दूरी को हेड रेस कहते हैं, और टरबाइन से नीचे ड्राफ्ट ट्यूब कहें, या लास्ट वाली जो ट्यूब है आपके टरबाइन से ड्राफ्ट ट्यूब के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी क्या कहलाती है? टेल रेस कहलाती है। ठीक है, तो सबसे निम्नतम मतलब सबसे निम्न पॉइंट आप कहेंगे, सबसे आपका नीचे जो आपका पॉइंट है उसके और टरबाइन के बीच की दूरी टेल रेस कहलाएगी। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये हाइट और ये हाइट टेल रेस है। डैम तथा हाइड्रो टरबाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हेड रेस कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने वहाँ नहीं बनाया था इसलिए दोस्त मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चीज़ समझ लीजिए। हेड रेस का इंपॉर्टेंट क्या है आप समझ रहे हैं? ये आपकी टोटल हाइट है। जो वाटर आपका यहाँ से आ रहा है ये आपकी टोटल हाइट हो गई। यहाँ आपका कुछ आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाटर यहाँ से आ रहा है, तो ये पूरा एनर्जी यहाँ से स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। कुछ चीज़ें अपने शब्दों में भी आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आपको समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक, चूँकि जो आप लिखते हैं अपने शब्दों में बनाकर जो लिखते हैं समझ कर उस चीज़ को, तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर नेक्स्ट आपसे जनरेटर या आपका क्या है? अल्टरनेटर। देखिए ये जनरेटर या अल्टरनेटर करता क्या है आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। इससे पहले मैं टरबाइन बात करूँगा, ये तो आपके टरबाइन के बाद आता है। ठीक है, हाइड्रो टरबाइन की बात करता हूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट था, संजय जी का कमेंट था वहाँ पर कि सर हाइड्रो टरबाइन आपकी कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्त इसी टॉपिक पर होगा कि आपका हाइड्रो टरबाइन कितने टाइप की होती है। ठीक है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फ्रांसिस क्या है, पेल्टन क्या है, कप्लान क्या है, सबके एक एक वीडियो आपको कंप्लीटली देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आप समझेंगे चीज़ों को, बस सीखिएगा, हम पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे। ये जनरेटर पहले आपको हाइड्रो टरबाइन समझिए। सिंपल सा हाइड्रो टरबाइन क्या करता है? हाइड्रो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? हाइड्रोलिक एनर्जी होता है ना दोस्त, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल, कुछ ज़्यादा स्पीड हो जा रहा है, एक मिनट दोस्त, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर बात यह है दोस्त कि जो आपकी टरबाइन है वो हाइड्रो टरबाइन है, तो इसलिए हमें एनर्जी जो मिल रही है उसे हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ से जो आपके जो पेनस्टोक से आता है वाटर और ये टरबाइन में जो इंटर करता है, यहाँ जो वाटर होता है, पहले आप यहाँ पर अगर ये डैम है, ये आपका डैम है, तो डैम में यहाँ पर कौन सी एनर्जी होती है? ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब वाटर इससे आता है, आगे बढ़ता है, तो इस पॉइंट पर जो होता है, इस पॉइंट पर यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। क्यों काइनेटिक एनर्जी में? क्योंकि हाई स्पीड के साथ आ रहा है, उसमें गति है, तो ये काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के कारण यहाँ पर गति वाटर में होता है और हाई प्रेशर के साथ उसमें आपका मूव करा देता है। अब यहाँ पर मूव हो रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोलिक एनर्जी जो है, या आप इसे जो हाइड्रोलिक करें, इसे रोटेशन नहीं कहेंगे, हाइड्रोलिक ही कहेंगे। चूंकि वाटर आ रहा है तो इसलिए उसे हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? आपकी टरबाइन की प्लेट पर पानी आपका गिरेगा हाई प्रेशर पर, टरबाइन की प्लेट के पानी गिरने के कारण आपकी टरबाइन घूमेगी। टरबाइन लगा हुआ है शाफ्ट से, और उसी शाफ्ट से लगा हुआ है जनरेटर, तो ये भी घूमेगा, ये मैकेनिकल बनाएगा। अब जनरेटर की बात आती है, तो हाइड्रोलिक को घबराइएगा नहीं, मैं इसके जितने भी आपके टाइप होते हैं, ठीक है, इम्पल्स और रिएक्शन टाइप जो आपके होते हैं, इम्पल्स और आपका एक क्या होता है दोस्त? रिएक्शन। ये पहले दो टरबाइन होती है, फिर इसमें भी आपका बटा होता है। ये इसमें आपका क्या होता है? पेल्टन होता है, और इसमें आपका क्या होता है? फ्रांसिस, और एक आपका क्या होता है? कप्लान। ठीक है, फ्रांसिस, कप्लान, इसमें पेल्टन। डिटेल में इसको बताऊंगा, अभी आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, लिखना हो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि हाइड्रो टरबाइन कितने टाइप के हैं। इसमें एक वीडियो आपको कंप्लीटली देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये आपने समझा किस प्रकार से ये प्रोसेस हो रहा है।
बस हाइड्रोलिक, अभी इतना समझिए हाइड्रोलिक टरबाइन कर क्या रहा है, ये आपके हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात पहुँच गई हाइड्रो टरबाइन में। अब हाइड्रो टरबाइन के बाद कौन लगा है, जनरेटर। हाइड्रो टरबाइन के बाद कौन लगा है दोस्त, हाइड्रो टरबाइन के बाद आपका लगा हुआ है जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है उसको देख लेते हैं। जनरेटर तो सिंपली आप देखिए, जनरेटर आप क्या लिखेंगे, जनरेटर में कुछ पॉइंट है उसको मैं लिखाऊंगा अभी, उसको ध्यान दीजिएगा। जनरेटर या अल्टरनेटर, समझिए यहाँ पर बात ये है, पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये करता क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को, आज दोस्तों बहुत गलती हो रही है, एक मिनट, आज लिख सही से नहीं जा रहा है। मैकेनिकल एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही तेज ये चल रहा है, चलिए देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, जनरेटर है तो मैकेनिकल मतलब इसकी सॉफ्ट घूमेगी, क्योंकि टरबाइन से लगा, टरबाइन घूमी तो इसका भी सॉफ्ट घूम गया। इसके सॉफ्ट जब घूमेगा तो आपको पता है जनरेटर जब घूमेगा तो कौन सी एनर्जी देगा, मैकेनिकल मतलब घूमना, रोटेट करना, और उससे जो बनेगी वो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ पा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, जनरेटर या कहें आप अल्टरनेटर। इसमें कुछ पॉइंट हैं, इसके बारे में मैं लिखाता हूं। इसमें जो आपका यूज होता है आपके हाइड्रो पावर प्लांट में, जो यूज होता है उसमें जो आपका पोल होता है वो आपका साइलेंट क्या होता है दोस्त, इसमें जो आपका होता है वो आपका साइलेंट पोल टाइप होता है। ठीक है, अब क्या, अब ये क्या आप मैंने लिख दिया, एक मिनट, इसका मतलब हमने ये लिखा दोस्त, इसका मतलब हमने ये लिखा कि साइलेंट, देखिए हमने आपको बताया था जो आपकी हाइड्रो, आपकी जो थर्मल होती है, और एक हमने आपको बताया था न्यूक्लियर, उसमें दोनों में आपके जो टरबाइन होती है उसमें जो पोल होते हैं वो आपके सिलेंड्रिकल होते हैं, जिसे आप नॉन साइलेंट भी कहते हैं। तो उसमें सिलेंड्रिकल यूज होते हैं, लेकिन इसमें जो पोल यूज होता है आपके टरबाइन में वो कौन सा, आपके टरबाइन नहीं, जनरेटर में जो यूज हो रहा है यहाँ पर, इसमें कौन सा यूज होता है, इसमें आपका साइलेंट पोल टाइप, या इसी को कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नॉन सिलेंड्रिकल, नॉन सिलेंड्रिकल, ठीक है, नॉन सिलेंड्रिकल टाइप पोल। ओके, यहाँ पर क्या है, साइलेंट पोल टाइप या इसी को नॉन सिलेंड्रिकल पोल टाइप कहते हैं। किस में यूज होता है, ये आपके जनरेटर में तो यूज हो रहा है, अल्टरनेटर में, लेकिन ये आप किसके लिए है, ये हाइड्रो पावर प्लांट के लिए है। अच्छा ये बताइए कि साइलेंट पोल टाइप की क्या विशेषता है, तो दोस्तों साइलेंट पोल टाइप में इसकी जो कह सकते हैं कि इसमें जो पोल होते हैं इसमें आपके लगभग 20 पोल, कितने आप यहाँ पर लिख लीजिए साइड में, लगभग इसमें 20 पोल लगभग यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कह सकते हैं सिलेंड्रिकल होता है उसमें मिनिमम 2 तक कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं आप, मिनिमम 2 तक कर सकते हैं, और मतलब उसमें आप सिलेंड्रिकल में उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आप उसमें पोल 2 से ज़्यादा नहीं बैठाते हैं। लेकिन इसमें जो है, इसमें आपके 20 से अधिक आपको पोल रखना होता है, लेकिन मतलब लगभग 20 तक, मतलब आप 10, 15, 18, 20 ऐसे आप रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस पर, स्पीड पर, आपको स्पीड कितनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, एक फार्मूला होता है, बताया भी था ऑलरेडी आपको। फार्मूला क्या होता है दोस्त, आपका फार्मूला होता है 120, हाँ एक मिनट याद करने दीजिए, Pn/120, हाँ F बराबर क्या होता है, Pn/120। ये F क्या है, फ्रिक्वेंसी है, रेटेड फ्रिक्वेंसी जो है, P क्या है, पोल है, N क्या है, स्पीड है, RPM में जो स्पीड होती है 120, तो आपको पता ही 120 है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके 20 पोल हैं, कितने, 20 पोल, ठीक है 20 पोल, तो हमारी स्पीड क्या होगी ये समझिए। अगर इस फार्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, N बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 120 F/P, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि N और P दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर P बढ़ेगा
तो n क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब अगर हम पोल की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, ये आपका क्या है, यहाँ पर अभी मैं इसको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका जो होता है इस प्रकार से आप देखिए, इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ये आपके जो लगे हुए हैं ये आपके पोल हैं। ओके, ये क्या है, आपके पोल लगे हुए हैं। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ इस प्रकार से ये पोल पूरे में ये आपके लगे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये लगे हुए हैं। अभी सही से नहीं बन रहा है, इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, ये पोल हैं आपके। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ इस प्रकार से 20 पोल मैक्सिमम आप लगा सकते हैं लगभग इसमें। ठीक है, 20 से 21 पोल आप इसमें यूज कर सकते हैं। हमारा मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप 20 पोल लगाते हैं तो स्पीड क्या होगी आप चेक कर लीजिए। अगर 120 हम रखते हैं, फ्रिक्वेंसी आप इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज करते हैं, अदर कंट्री में 60 भी यूज किया जाता है। तो अगर हम 50 यहाँ पर रखते हैं, 50 रखना है ना, तो 60 क्यों रख रहे हैं, देखिए 50 और अपान कितना है दोस्त, पी। पोल अगर हम 20 यहाँ करते हैं तो कितना होगा स्पीड, देखिए ये आप कैंसिल कीजिए, ये कितना होगा, 2 छंग। अगर आप यहाँ पर कैंसिल करते हैं 6 हुआ और ये 50, 6 पंचे 30, मतलब 300। कितना, 300। ये 300 क्या है, आरपीएम। ये आपकी जो स्पीड है उस आपके रोटेट जो कर रहा है वो 300 आरपीएम से कर रहा है। अगर हमने आपको ध्यान हो तो हमने आपको बताया था, जब सिलेंड्रिकल बताया था तो उसमें हमने क्या बताया था, सिलेंड्रिकल में जैसे ये फार्मूला आपका क्या है, एन बराबर, फार्मूला क्या है दोस्त, एक मिनट, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 120 एफ बटे के पी एफ बटे के एन, ये आपको जो फार्मूला है, अगर इसमें हमने बताया 2 पोल अगर आप यूज करते हैं तो स्पीड क्या होगी, एन बराबर 120, एफ मतलब 50 और ये पी को हम नीचे कर देते हैं, एन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो पी अगर हम 2 पोल रखते हैं, सिलेंड्रिकल में मिनिमम 2 पोल अगर रखते हैं तो कंडीशन क्या होगी आप देखिए, ये आपका 60 हुआ और 60 और 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आएगा, मतलब 3000 आरपीएम, जिसे आप सिंक्रोनस स्पीड क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं 3000 आरपीएम को, जो कि आपकी थर्मल और न्यूक्लियर दोनों इसी पे चलते हैं। तो आपको बताना ये है, आपसे कोई पूछता है कि थर्मल में और न्यूक्लियर में कौन सी आपकी कह सकते हैं यूज होता है, तो उसमें आप बताएंगे कि थर्मल में और न्यूक्लियर में ये दोनों में आपके सिलिंड्रिकल टाइप पोल यूज किए जाते हैं, जो कि 3000 आरपीएम पर सिंक्रोनस स्पीड पर चलते हैं। ओके, और इसमें अगर आपसे हाइड्रो में पूछा जाता है तो हाइड्रो में क्या बताएंगे, इसमें आपके सिलिंड्रिकल नहीं होते हैं, इसमें आपके नॉन सिलिंड्रिकल होते हैं और साइलेंट पोल होते हैं, साइलेंट पोल। इसे आप जो आपके थर्मल होते हैं, थर्मल जो होता है उसे जो आप सिलेंड्रिकल कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल कह रहे हैं, उसे आप नॉन साइलेंट भी कहेंगे। ओके, और इस जैसे इसका नाम है नॉन सिलेंड्रिकल या साइलेंट पोल। ये जो स्पीड होती है इसकी 3000 आरपीएम 300 आरपीएम होती है। इसी प्रकार इसीलिए जो हाइड्रो पावर प्लांट की स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, ये लगभग आपकी 300 आरपीएम, या आप अगर पोल की संख्या और कम करेंगे तो ये स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। हमने बताया ना फार्मूला दोस्त, ये अगर पी को बढ़ाते हैं तो एन की संख्या क्या होगी, मतलब स्पीड कम होती जाएगी। अगर हम पी को क्या करेंगे, पी को घटाते जाएंगे, पोल कम से कम यूज करेंगे तो एन की स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ पा रहे हैं। उसमें 3000 आरपीएम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हम 2 पोल लगा रहे हैं, किसमें, थर्मल में और न्यूक्लियर में। लेकिन इसमें अगर हम 20 पोल का यूज कर देते हैं, ठीक है, इसमें 20 पोल का यूज कर देते हैं तो इसकी स्पीड हो जाएगी 300, मतलब बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड लगभग आपकी 300 आरपीएम होती है। ठीक है, 20 तक अगर आप 20 पोल यूज करते हैं या 18 करते हैं तो और स्पीड बढ़ेगी, 15 यूज करेंगे और बढ़ेगी। मतलब स्पीड का और आपके पोल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे दोस्त। चलिए, यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको बता दिया कि इसमें लगभग 20 पोल यूज कर सकते हैं, और स्पीड मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रो पावर प्लांट की जो आपकी हाइड्रो पीपी मतलब पावर प्लांट की जो स्पीड है वो आपकी लगभग आपके लिखी है ना 300 आरपीएम, 300 आरपीएम यहाँ पर लगभग लिख लीजिए। ठीक है, अगर 20 पोल यूज करेंगे तो 300 आएगा, अगर हम 18 पोल यूज करेंगे तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पोल पे डिपेंड कर रहा है। हम 20 पोल तक यूज कर सकते हैं, किसमें यूज कर सकते हैं, किसमें, आपके हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो पावर प्लांट में इतना आप यूज कर सकते हैं। ये आपका हाइड्रो हो गया, ठीक है, जनरेटर हो गया। और अब बात करेंगे ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग जेट क्या होता है वो तो सिंपल चीज़ है, आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिखाता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए,
पिछला वीडियो तो देखिएगा, आपको चीज़ें और क्लियर होगी। उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को बार बार बताया था। ठीक है, वही चीज़ बार बार रिपीट करने में थोड़ा अजीब लगता है, चूँकि बार बार वही चीज़ आपको बताना। ठीक है, मैं चूँकि आपको जैसे मैंने केकिंग कोयला आपको मतलब आपको लगभग हमने 8-10 बार वो चीज़ को मेंशन किया होगा। अगर पहली वीडियो से देखेंगे तो मैंने आपको मैक्सिमम वीडियो में बार बार कोयला जो आपका थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है हमने बताया, बिटुमिनस कोयला, उसमें नॉन केकिंग कोयला क्यों बता रहा हूँ, चूँकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ये चीज़ें आगे आपको जब कंपटीशन की आप तैयारी आगे करेंगे दोस्त, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होगी। तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो अभी पढ़ा है वो बहुत आगे काम आ रहा है। ठीक है, बाद में तो आपको पढ़ना है, अगर आप तैयारी करेंगे तो बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी पढ़िए, बाद में पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं प्रिपरेशन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो इंटरव्यू देना है, अगर अच्छी कंपनी में जाना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। ये सब बेसिक चीज़ें यही पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। हाइड्रो टरबाइन हो गया। अब ब्रेकिंग जेट की बात करते हैं, तो ब्रेकिंग जेट समझिए। ब्रेकिंग जेट क्या है? ब्रेकिंग जेट ये क्या है? हैशटैग ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट कुछ इसका अलग काम नहीं है, आप उसमें देखेंगे लेआउट में तो हमने बताया था कि जो आपकी हाइड्रो टरबाइन है वो घूम रही है, अगर उसको रोकना है, रोकने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो पानी आपका वाटर चल रहा है और वाटर आने से जो टरबाइन घूम रही है तो आप अगर इसको चला देंगे ब्रेकिंग जेट को तो रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने वाटर को बंद कर दिया, अब उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करना है तो ब्रेकिंग जेट ब्रेक करता है, उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करता है। जैसे कि आप ये रहते हैं कि आप साइकिल चला रहे हैं, आप स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं और ब्रेक भी लगाते जा रहे हैं, तो कुछ तो वो चलता रहेगा साथ में, मतलब उसमें क्या बढ़ रहा है, फिर प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी भी लॉस हो रही। बाइक आप चला रहे हैं और ब्रेक भी दाब रहे हैं, दोनों चीज़ें, या फिर ब्रेक टूट जाएगी या तो आपका एक्सीलेटर ही आगे निकल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ब्रेकिंग जेट तब हम यहाँ पर काम क्या कर रहा है कि जैसे इसको रोकना है, मतलब आपने पानी को बंद कर दिया, वाटर को। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है वो कितने मतलब कि कब कितने टाइम चल जाता है, कितने टाइम बंद हो जाता है, कितना टाइम लगता है। तो अभी मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में उसको मेंशन करूंगा, तो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, घबराइए नहीं, उसको बारे में बताता हूं। तो ब्रेकिंग जेट कर क्या रहा है? ब्रेकिंग जेट क्या है? ये टरबाइन की, टरबाइन नहीं हाइड्रो टरबाइन लिखिए जिससे आपको क्लियर रहे। हाइड्रो टरबाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में यूज हो रहा है। तो हाइड्रो टरबाइन की स्पीड को कम करने के लिए ब्रेकिंग जेट का प्रयोग किया जाता है या यूज किया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाइड्रो आपका क्या है? हाइड्रो टरबाइन है कि स्पीड को कम करना है। ये आपकी हाइड्रो जैसे टरबाइन होती है दोस्त, तो इसमें ये आपकी हाइड्रो टरबाइन है। ओके, ये आपकी क्या है? हाइड्रो टरबाइन है। एक मिनट ऐसे बना देते हैं। ये आपकी क्या है? हाइड्रो टरबाइन है। ठीक है, ये आपकी हाइड्रो टरबाइन है। यहाँ से ये वाटर इसमें भरा रहता है और यहाँ से जो आपका घूम रहा है इधर से ऐसे इस डायरेक्शन में घूमेगा। क्यों? क्योंकि आपका इधर से जो पेन स्टोक से इंटर कर रहा है वाटर, वो इसको क्या करेगा? पानी को इधर ठेकेगा, तो पानी जब इस साइड में जाएगा, इस बकेट में टकराएगा तो आपका ऐसे रोटेट होगा। मतलब ये आपका किस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है आपका टरबाइन। लेकिन हमें रोकना है तो इसके विपरीत में घूमना होगा। तो हम वाटर ऊपर से जब घुमाएंगे, ये टरबाइन ऐसे घूम रहा है, अब इसके ऊपर से जब वाटर गिराएंगे तो धीरे धीरे दोनों विपरीत में टकराते टकराते ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ऊपर से कोई इसमें से पत्थर नहीं गिरा रहे हैं, इसमें से भी पानी ही गिरा रहे हैं। यहीं से पानी लिया जाता है, ठीक है, पानी यहीं से आसपास लिया जाता है और इसी से पानी को क्या किया जाता है? इसके ऊपर गिराया जाता है इस बकेट पर। धीरे 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 ये भी रुक जाता है और बंद होने की कंडीशन में रोका जाता है कि जल्दी से ये रुके। ओके, तब ब्रेकिंग जेट का हम प्रयोग करते हैं। तो हाइड्रो टरबाइन की स्पीड को कम करने के लिए, ठीक है, या इसको रोकने के लिए कह सकते हैं, इसको रोकने की स्पीड को कम करने के लिए तथा रोकने के लिए आप लिख लीजिए और उचित रहेगा। हाइड्रो टरबाइन की स्पीड को कम करने के लिए या रोकने के लिए ब्रेकिंग जेट का यूज किया जाता है, या इतना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि क्या कर रहा है, बस इतना समझिए, रोकना है इसको बस। ठीक है, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इसकी लाभ हानि क्या है। चलिए पहले एडवांटेज लिखते हैं। एडवांटेज फर्स्ट,
सबसे पहला इसका फर्स्ट है इसकी रनिंग कास्ट। रनिंग कास्ट क्या होती है? कम नहीं, आप लिखिए बहुत कम होती है। अच्छा, आप कहेंगे बहुत कम क्यों होती है? आपको पता होगा, हमने बताया था। क्या हमने बताया था, याद है आपको? हमने क्या बताया? रनिंग कास्ट का मतलब क्या है? रनिंग कास्ट का मतलब उसमें पॉइंट मेन क्या होता है? फ्यूल होता है। अगर आप फ्यूल जो यूज कर रहे हैं अगर सस्ता है तो भाई आपका कास्ट कम होगा रनिंग। लेकिन यहाँ सस्ता नहीं है, बहुत ही सस्ता है। फ्यूल के रूप में यूज क्या हो रहा है हाइड्रो पावर प्लांट में? वाटर। तो जो वाटर हो रहा है तो वाटर की कीमत कितनी है? बहुत कम है, क्योंकि हम ऐसे हिली एरिया में इसको स्थापित करेंगे अपने इस पावर प्लांट को, हाइड्रो को, जहाँ से आपको वाटर आसानी से मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी रनिंग कास्ट जो होगी वो फ्यूल, वाटर है और थोड़ा जो आपका खर्चा आएगा वही आएगा, तो रनिंग कास्ट इसकी बहुत कम होती है। ऐसा पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा इसका कह सकते हैं फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत कम होती है। इसको मतलब लाने वाला पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। इसमें लिखिए फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम होती है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इसमें वाटर हो रहा है तो हम किसी हिली एरिया मतलब पहाड़ी एरिया में इसको स्थापित करेंगे, जहाँ में सिंपली जैसे आप देखेंगे ज़्यादातर उत्तराखंड में यहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट को। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्थापित किया जा रहा है तो हमें ऑलरेडी वहाँ पर जो मतलब कि फ्यूल है वहाँ पर मिल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है मतलब परिवहन खर्च जो होता है वो बहुत कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इसकी फ्यूल की बहुत कम लगती है। ये चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। फ्यूल है, फ्यूल आपका वाटर है इसलिए। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर थर्मल की बात करें, थर्मल में होता है कोयला। कोयला आपका ऐसा तो है नहीं कि आपका जहाँ पर कोयला है आप वहीं पर लगाकर तुरंत करेंगे। कोयला आप देखते हैं आपको ट्रेन से या फिर किसी माध्यम से कोयले को ज़्यादा से ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान उस थर्मल पावर प्लांट तक भेजा जाता है। वो कोयला जलता है तब आपकी लाइट बनती है। तो वहाँ पर कोयला जो फ्यूल है वो बहुत महंगा हो गया। अब यूरेनियम उससे भी महंगा है। ठीक है, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि एक केजी अगर आप यूरेनियम जला देंगे तो आपको पता है कितनी 931 मेगा कितना हमने आपको बताया था? 931 नहीं, हमने आपको बहुत ज़्यादा बताया था दोस्त, आपको याद होगा। लगभग हमने बताया था आपको 4 लाख टन, ऐसे हमने आपको बताया था। अभी मैं याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताइएगा। 4 लाख टन एक अगर आप जलाते हैं तो आपका अच्छा 4 लाख हमने आपको बताया था। 4 लाख टन जो आपका होता है वो 4 लाख किलो आपका कोयला लगता है अगर आप 1 किलो यूरेनियम, हाँ ऐसा कुछ था। सो देखिएगा आप, अगर 1 किलो यूरेनियम अगर हम जलाते हैं, 1 किलो यूरेनियम जलाते हैं, इससे जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो इससे एनर्जी आपकी प्रोड्यूस्ड होगी, इससे एनर्जी जो 1 केजी यूरेनियम से प्रोड्यूस होगी, उतना आपके 4 लाख केजी 4 लाख किलो मतलब केजी कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एनर्जी प्रोड्यूस्ड, समझ पा रहे हैं? मतलब अगर आपको 1 केजी जितनी यूरेनियम अपनी एनर्जी निकालती है, अगर 1 केजी यूरेनियम आप जलाते हैं उससे जितनी लाइट बनेगी, अगर उतनी लाइट बनाना है तो उसके लिए आपको 4 लाख किलो तो आपको कोयला को जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा यूरेनियम और इसमें कोयला कितना ज़्यादा, और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन खर्च कितना ज़्यादा लगेगा। आप सोच सकते हैं कितनी बार ट्रेन यहाँ पर इसको ले जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझा होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, जो 4 लाख केजी है या 4 टन ऐसा कुछ है। ठीक है, मैंने लिखाया था, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा अगर आपने वीडियो पिछला देखा होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसको। अभी यहाँ टन और केजी में कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आपकी इसकी कम होती है। और एडवांटेज क्या है इसका दोस्त? इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी इफ़िशियंसी, सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़िशियंसी, सबसे ज़्यादा इसकी इफ़िशियंसी हाई कितनी होती है? इसकी इफ़िशियंसी 80% से 90% होती है। किसकी? हाइड्रो पावर प्लांट की। मैंने बताया था आपको दोस्त कि थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी कितनी होती है, जल्दी बताइए। थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी कितना आपको? 35 से 40%। 35 से 40%, वो भी न्यू कॉन्सेप्ट। हमने बताया था कि जो थर्मल पावर प्लांट है,
थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी 35 से 40% होगी। और ये था न्यू कॉन्सेप्ट के बेस पर। इसका मतलब क्या था न्यू कॉन्सेप्ट? मतलब न्यू कॉन्सेप्ट जो आपका थर्मल पावर प्लांट का है वो आपका फ्यूल बेस्ड जनरेशन है। क्या है? फ्यूल बेस्ड जनरेशन। मतलब जहाँ पर फ्यूल होगा वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करके पावर को जनरेट किया जाएगा, पावर को जनरेट किया जाएगा। इसके लिए जब आपकी इफिशियंसी होगी 35 से 40 होगी। और जो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसमें आपकी जो आपका इफिशियंसी था उसमें 30 से 35% ही थी, मतलब 5% और कम पड़ती थी। ओल्ड कॉन्सेप्ट में कितना था? ओल्ड कॉन्सेप्ट में 30 से 35%। और ओल्ड कॉन्सेप्ट था आपका बेस लोड पर। ठीक है, ये बेस लोड कह रहे हैं, लोड बेस उल्टा लिख दे रहे हैं दोस्त। लोड बेस कहने का मतलब ये फ्यूल बेस का मतलब यहाँ पर फ्यूल होगा वहाँ पर हम थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेंगे। मतलब जहाँ पर कोयला है उसी के आसपास थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेंगे जिससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम लगे। ओके, और अगर इसके बहुत से हमने आपको बताए हैं कि अगर इसको आप उस एरिया में नहीं स्थापित करेंगे, अगर आप दूसरे एरिया में स्थापित करेंगे तो उसका क्या नुकसान है भाई। वहाँ पर अगर हम शहर में अगर लोड ज़्यादा है, लोड का मतलब समझ रहे हैं, पंखा, लाइट, बल्ब, AC, कूलर, ये सब जो चल रही है एक लोड है, लाइट ले रहे हैं। हम अगर शहर में कहेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोड है। तो पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट यही था कि हम वहाँ स्थापित करेंगे जहाँ ज़्यादा लोड है, मतलब शहर में स्थापित करेंगे तो वहाँ से फ्यूल जहाँ है, शहर में फ्यूल है नहीं, फ्यूल कोयला हम कहाँ से लाएंगे? ट्रेन से, फिर उसका खर्च देंगे। दूसरा जो आपके लैंड होगा, जहाँ ज़मीन होगी वो महंगी होगी, उसका खर्च, प्लस एरिया जो आपका है वो आपका प्रदूषित होगा, चूँकि थर्मल पावर प्लांट धुआं निकलेगा, प्रदूषित होगा, लोग भी बीमार। तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी थे। दूसरी पार्ट इफिशियंसी कम थी। फ्यूल बेस पे आपकी 35 से 40% अर्थात न्यू कॉन्सेप्ट है। थर्मल पावर प्लांट 35 से 40 हमने बताया था, रट लीजिए, ये ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। ओल्ड बेस तो 30 से 35 होता है, लेकिन ये पूछा है थर्मल पावर प्लांट कितना होता है। थर्मल के बाद आपका जो हमने बताया था, आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर पावर, PP का मतलब पावर प्लांट की जो इफिशियंसी है, इसकी इफिशियंसी कितना होता है? 33 से 37%। 33 से 37। अब अच्छा, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा इफिशियंसी है हाइड्रो पावर प्लांट की। किसकी है? हाइड्रो पावर प्लांट की। उसके बाद है आपकी थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर की सबसे कम इफिशियंसी है 33 से 37%। इसकी आप देखेंगे 35 से 40, मतलब थोड़ा सा इससे कम पड़ती है। देखें 35 है तो 33 है, ये 37 है तो ये 40 है। ठीक है, मतलब 3% का या 2% का ही अंतर होता है। तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझा होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन अब यहाँ पर जब बता रहा हूँ तो दोस्तों उसको भी बता देता हूँ, जिससे आपको याद हो जाता है चीज़ें आपको। ठीक है, नहीं तो आप कहाँ बुक ओपन करेंगे, मतलब अपनी नोट्स कहाँ ओपन करेंगे और कहाँ आपको पढ़ेंगे। ठीक है, और रिवीजन कीजिए, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं निकलेगा। आप एक दिन बाद भूल जाएंगे, उसके बाद कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, फिर मुझे क्या, फिर वीडियो देखेंगे, फिर सीखेंगे। ठीक है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपको पढ़ते रहिए, उसको रिपीट करते रहिए। तो ये आपका एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज यहाँ कर देते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसको पहले देखिए। डिसएडवांटेज यही है कि इसकी जो इनिशियल कास्ट होती है, इसकी मतलब किसकी, हाइड्रो पावर प्लांट की, इसकी इनिशियल कास्ट बहुत अधिक लिखें या इनिशियल कास्ट अधिक होती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होती है। ये आपसे पूछा जाएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। 100% आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि कोई ना कोई पावर प्लांट का आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा। ठीक है, तो इसकी फिर इनिशियल कास्ट अधिक होती है। ठीक है, इसकी इनिशियल कास्ट अधिक होती है, और लेकिन इसका जो आपका कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे इसकी कम होती है। मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ज़्यादा लगता है। क्यों? आप ऐसे समझिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें आपका अगर कहीं पर स्थापित करना है तो उसका कम से कम आप 3 से 4 किलोमीटर, या कह सकते हैं कि 8-10 किलोमीटर के एरिया को पूरे राउंड में आप देखेंगे इस प्रकार से, तो उसके
परिधि है तो पूरा एरिया उसर से हटाना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूरी को आपको दूर करना पड़ेगा, तो वो ज़मीन आपको लेना पड़ेगा मतलब, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि उतने एरिया क्यों हटा रहे, चूँकि भाई यूरेनियम है, न्यूक्लियर है, ठीक है। इससे आपकी अल्ट्रावायलेट मतलब बहुत सी ऐसी रे निकलती हैं जो कि हानिकारक रे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर वहाँ पर जो गाँव स्थापित रहेंगे उनको हटाना पड़ेगा, वो ज़मीन लेनी पड़ेगी। तो इसकी जो कास्ट है वो ज़्यादा ही पड़ जाती है न्यूक्लियर की, ओके। और जो इसकी इनिशियल कास्ट है इससे कम होती है, लेकिन थर्मल से ज़्यादा होती है, किसकी, हाइड्रो की, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। हाइड्रो की कम है, इसके बाद आपकी मतलब हाइड्रो की है, हाइड्रो की कास्ट है, फिर सबसे ज़्यादा अगर कहें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की है, और इन दोनों में कहें तो आपके इससे जो कम होती है वो आपके थर्मल की होती है। समझ चुके होंगे। तो हमने ये बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्त, हाँ हमने एक चीज़ आपको बताया था, उसमें हमने 5 से 6 साल हमें उम्मीद है बताया था ना। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है इसको बनाने में, अर्थात इसके कंस्ट्रक्शन में, इसको बनाने में 12 से 15 साल लगते हैं। उस दिन हमें उम्मीद है कि हमने आपको 6 से 7 या 5 साल ऐसा कुछ बताया था, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी मैंने उसको देखा तो ये ज़्यादा ही था कि मतलब हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने में 12 से 15 साल लग जाते हैं या लगते हैं। आप देखेंगे पहले डैम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डैम बनना, डैम बनता है उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। बहुत तेज़ प्रोसेस हुआ तो बहुत क्या हो जाएगा, 8 साल 9 साल हो जाएगा, लेकिन ये 12 से 15 साल आपका कम से कम इसमें लगता है, उसको पकने में या चीज़ें होने में वो टाइम इतना लग जाता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट इसको बनाने में 12 से 15 साल लगते हैं, ये एक डिसएडवांटेज है ना, इतना लंबा टाइम, ओके। और इसमें और क्या हो सकता है दोस्त, और आप लिख सकते हैं लॉन्ग कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। लॉन्ग कंस्ट्रक्शन, बात वही है, ठीक है। निर्माण की बात करें, बनाने की बात करें, बात वही है। लिखना चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, अन्यथा आप 2 पॉइंट वहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें मैंने मेंशन की। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपने सीखा होगा। अगर आपको कहीं लगता है भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप बताइएगा। उम्मीद करूँगा आपको आगे जो स्टूडेंट के कमेंट अभी आपने जो किया है उसका अगर मैं आंसर नहीं दिया हूँ तो आप घर, हाँ एक क्वेश्चन था दोस्त, हाँ एक क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, एक मिनट, क्या आपका था क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ये था कि जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है वो आपका स्टॉप ऑन और ऑफ, हाँ उसको एडवांटेज में आप लिखिए। हाँ हमने आपको भी कहा था ना एडवांटेज में बताएंगे, एडवांटेज में आप लिख लीजिए, एडवांटेज में आप लिख लीजिए कि इसको, किसको, हाइड्रो पावर प्लांट को, इसको ऑन तथा ऑफ, या आप लिख लीजिए ऑफ स्टार्ट तथा, हाँ ऑन तथा ऑफ ऐसे लिख लीजिए, समझिए ऑन तथा ऑफ करने में, एक मिनट, ऑन आप थोड़ा बटन वाला आपको समझ लेंगे। तो इसको क्या होता है, इसको बंद तथा चालू करने में बहुत कम समय लगता है, बंद करने में लगा टाइम, लगा समय बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। लगभग अगर लिखें आप कितना समय लगता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट, कितना, 5 मिनट में आपका बंद कर सकते हैं, 5 मिनट में आप ऑन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपका थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल नहीं हाइड्रो पावर प्लांट है, इसको आप बंद करना चाहते हो तो 5 मिनट में आपका बंद हो जाएगा पूर्ण रूप से। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वाटर आएगा, 5 मिनट में वो आपका बन जाएगा, रोटेट करने लगेगा आपका टरबाइन, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाकर देने लगेगा। तो यहाँ पर कितना, विदिन 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपका एडवांटेज था, ये क्वेश्चन था हमारे हिसाब से कि कितने टाइम लगता है, तो ये आपका था। अगर आपका कोई क्वेश्चन और होगा तो मैं देख लूँगा उसको। अभी उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने सीखा होगा। अगर आपको कोई लगता है दोस्त मैंने कहीं पर गलती बताई है तो आप उसको समझिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं आगे उसको मेंशन कर दूंगा। या आपको कहीं लगता है कि मैंने तेज़ी से चीज़ को बताया है तो कमेंट करिएगा, आगे बताऊँगा। लेकिन आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा टरबाइन कितनी प्रकार की होती है, ओके, और इम्पल्स रिएक्शन, और उसके अंदर फिर आपकी क्या है दोस्त, कप्लान है, पेल्टन है और आपका फ्रांसिस, ये सारी डिटेल में आगे बात